चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। सतलुज यमुना लिंक यानी एसवाईएल नहर के मुद्दे पर आज 14 अक्टूबर को हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है। सुबह 11:30 बजे शुरू हुई इस बैठक में मामले के समाधान के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मौजूद हुए हैं। बैठक से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्पष्ट किया कि एसवाईएल हरियाणा वासियों का हक है और उन्हें पूरी आशा है कि उनका यह हक अवश्य मिलेगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आज शुक्रवार की इस अहम बैठक से कोई हल जरूर निकलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एक वेबसाइट की शुरुआत कर रहे हैं जिसके माध्यम से लोग सशस्त्र बल संघर्ष हताहत कल्याण कोष में दान दे सकेंगे। पोर्टल मां भारती के सपूत की शुरुआत दिल्ली के राष्ट्रीय समर स्मारक परिसर में आयोजित एक समारोह में की जा रही है। यह कोष तीनों सेनाओं का एक कोष है जिसका इस्तेमाल संघर्ष के दौरान हताहत सैन्य कर्मियों के परिजनों और आश्रितों को अनुग्रह राशि के रूप में तत्काल आर्थिक सहायता देने के लिए किया जाता है। सरकार शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चला रही है, लेकिन देशभक्त नागरिकों और विभिन्न संगठन तथा संस्थाओं की ओर से कल्याण कोष में योगदान देने की इच्छा व्यक्त किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। समारोह में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष, तीनों सेनाओं के प्रमुख, परमवीर चक्र विजेता और अन्य विशिष्ट व्यक्ति मौजूद रहेंगे। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के निर्धारण और कार्यान्वयन में कथित घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आज शुक्रवार को फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली में 25 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया। शहर के कई बड़े शराब कारोबारियों के आवास सहित अन्य ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। इससे पहले 16 सितंबर को ईडी ने दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु, हैदराबाद, नेल्लोर और चेन्नई समेत देश भर में 40 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान अकेले हैदराबाद में ही 25 ठिकानों पर सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रेड पड़ी थी और इसके बाद 7 अक्टूबर को भी दिल्ली, पंजाब और हैदराबाद में 35 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा था। ईडी का आबकारी नीति से जुड़ा धन शोधन मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की एक प्राथमिकी पर आधारित है जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कुछ नौकरशाहों को आरोपियों के तौर पर नामजद किया गया है। सीबीआई ने 19 अगस्त को इस मामले में सिसोदिया, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दिल्ली के पूर्व आबकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्ण के दिल्ली स्थित आवास और 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 19 अन्य स्थानों पर छापे मारे थे। निर्वाचन आयोग ने आज शुक्रवार को दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। गुजरात विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 18 फरवरी और हिमाचल प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 8 जनवरी को समाप्त होगा। आयोग ने चुनाव संबंधित तैयारियों का जायजा लेने के लिए हाल ही में दोनों राज्यों का दौरा किया था। आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी और दोनों ही राज्यों में सत्ता में भाजपा काबिज है। इस बार दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी भी बड़े जोरों शोरों से प्रचार कर रही है, जिसके चलते इस बार का चुनावी मुकाबला काफी रोचक होने वाला है। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिल गई है। इस बार गुरमीत राम रहीम 40 दिन जेल से बाहर रहेगा। राम रहीम को राजस्थान स्थित आश्रम में ले जाया जा सकता है। बता दें कि इस वर्ष राम रहीम 2 बार पैरोल पर जेल से बाहर आ चुके हैं और इसी साल पंजाब चुनाव से ठीक पहले 7 फरवरी को 21 दिन की फरलो मिली थी। इसके बाद 17 जून को फिर से राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिली थी, जिस दौरान वे उत्तर प्रदेश के बागपत आश्रम में रुके और सत्संग भी किया। राम रहीम के सुनारिया जेल वापस जाने के 70 दिनों में हालात काफी बदल चुके हैं। उनकी दोनों बेटियां अमरप्रीत, चरणप्रीत और बेटा जसमीत अपने परिवार समेत विदेश जा चुके हैं। देश भर में रिक्त सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव की घोषणा के साथ साथ निकट भविष्य में हिमाचल प्रदेश व गुजरात चुनाव को लेकर डेरा सच्चा सौदा की सरगर्मियां बढ़ सकती हैं। इन राज्यों में डेरा के कार्यक्रम में उमड़ रही भीड़ भी राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर जिलों के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। राज्य के 21 जिलों के सैकड़ों गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में गंगा, शारदा, गागरा, सप्ती और कुआनो समेत अनेक नदियां उफान पर हैं और विभिन्न जिलों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मुख्यमंत्री ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। साथ ही उन्हें राहत सामग्री भी वितरित की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अप्रत्याशित बाढ़ के संकट में केंद्र और राज्य सरकार प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। उन्हें अधिकारियों से कहा कि सभी प्रभावित परिवारों को युद्ध स्तर पर राहत सामग्री वितरित की जाए। साथ ही राहत एवं बचाव कार्य के लिए नाव एवं मोटर बोट की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। इसके अलावा बाढ़ या अन्य आपदा से मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता दी जाए। मुख्यमंत्री ने संत कबीर नगर में घनघंटा तहसील क्षेत्र में नदी तटबंध के उस पार रहने वाले लोगों को हर साल बाढ़ आपदा की स्थिति से बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर बसाने की कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश सरकार की और प्रदेश भर में संचालित सभी मदरसों की प्रशासन से सर्वे रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसके बाद जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने तहसील स्तर पर टीम बनाकर सर्वे शुरू कराया था। टीम ने सर्वे पूरा कर लिया है और रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। आगे की कार्रवाई का निर्णय शासन स्तर से ही होगा। दरअसल अलीगढ़ जिला प्रशासन की ओर से भेजी गई सर्वे रिपोर्ट में जिले की 5 तहसीलों में कुल 103 मदरसे अवैध पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड में बिना पंजीकरण से ही उनका संचालन हो रहा था। जिन मदरसों में जांच की गई थी उनमें से एक मदरसा फैजान कुरआन भी शामिल है। अब देखना होगा कि योगी सरकार इन पर क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट